वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के हमारे आज के इस सेशन में। आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स को 243 दिन यानी कि 243 डेज रह गए हैं। आपकी प्रिपरेशन में करंट अफेयर्स का बहुत ही की रोल होता है और उसे डेली बेसिस पर कवर करना बहुत ज़रूरी है। आज ही पहला सेशन होगा मेरी ओर से, तो मैं आपको कुछ सिक्वेंसिंग बता देता हूँ कि कैसे हम इस करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। इस सेशन में हम कई सारे न्यूज़पेपर्स को कवर करेंगे, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, लाइव मिंट। इन सभी में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि उसे सही तरीके से पढ़ के समझ लेना है और बाद में एक ब्रीफ रिविजन से बात बन जाएगी। इस सेशन की शुरुआत करेंगे और शुरुआत के बाद मैं आपको बता दूंगा कि हम कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं और कौन सा आर्टिकल आपके किस न्यूज़पेपर से होगा। और सेशन को शुरू करने से पहले हम आज की हेडलाइंस भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे हम आज एक कोटेशन के साथ, जो कि रेनहोल्ड नेबुर का है। इस कोटेशन का इस्तेमाल आप ना केवल एसए में कर सकते हैं बल्कि अपनी जीएस पेपर 4 में भी कर सकते हैं। कोटेशन है, मैन्स कैपेसिटी फॉर जस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी पॉसिबल बट मैन्स इंक्लिनेशन टू इनजस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी नेसेसरी। सिंपल सा मतलब यह है कि हम जस्टिस चाहते हैं, इसलिए हमें डेमोक्रेसी की जरूरत है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम काफी ज्यादा इंक्लाइंड हैं इनजस्टिस के लिए और इसलिए डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो हम कभी भी जस्टिस अवेल कर ही नहीं पाएंगे। तो कभी भी आपको जस्टिस या डेमोक्रेसी के बारे में कुछ लिखना हो, चाहे वो ऐसे में हो या जीएस पेपर 4 में हो, तो इस कोटेशन को अपने दिमाग में बैठाइए और उसका इस्तेमाल करिए। ऐसे कई सारे कोटेशंस हम डे टू डे देखते रहेंगे तो उसका एक कलेक्शन आपके पास बन जाएगा। आई विल रिकमेंड कि आप एक छोटी सी डायरी रखें जिसमें आप ऐसे कोटेशंस को नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि जब एग्जामिनेशन नज़दीक आता है, चाहे वो ऐसे का हो, जब आपका मीन्स आएगा जीएस पेपर 4 का हो, वहां पर आपको बहुत कमी खलती है। लगता है कुछ कंपाइलेशन होता इस प्रकार के कोटेशंस का तो बड़ा काम आ जाता, लेकिन इस तरीके के कंपाइलेशंस डेली टू डेली बेसिस पे यहां से आपके कंपाइल हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल इसरो ने अभी जो गगनयान मिशन का इंजन टेस्ट किया है उसके बारे में है। यह आर्टिकल द हिंदू से है। हमारा दूसरा आर्टिकल इंटरपोल ने अभी जो एक रेड नोटिस जारी किया है उसके बारे में है। यह आर्टिकल भी द हिंदू से है और देखेंगे ये वैरायटी ऑफ नोटिसेस क्या होती हैं जो इंटरपोल जारी करता है। एक बहुत ही यूनिक सा टॉपिक आया है अगमा ट्रेडिशन के ऊपर। टेम्पल्स में ये अगमा ट्रेडिशन क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है, द हिंदू ने इसे कवर किया है और हम भी करेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स का एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है झरिया मास्टर प्लान। इसे सुनकर आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें समझ में आ जाएंगी और आपको एक नई इंसाइट मिलेगी कि झारखंड में क्या हो रहा है और क्या हुआ। एक न्यूज़ यहाँ पर पीआईबी से है, इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑन बायोफ्यूल के बारे में। G20 में बायोफ्यूल अलायंस को तैयार किया गया है, तो बायोफ्यूल के स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी बातचीत चल रही है, तो पीआईबी की इस न्यूज़ को भी हम कवर करेंगे। लाइव मिंट से एक न्यूज़ हम लेकर आए हैं ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल क्या होता है ये आपको जानने को मिलेगा और इस तरीके के फ्यूल सेल्स कितने फायदेमंद हैं एनवायरमेंट के लिए, आप इसे जान पाएंगे। अरोमा मिशन जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड ने कवर किया, हम इसे भी कवर करेंगे। ये बहुत ही यूनिक है और ये फार्मर्स की इनकम को डबल करने का ऑब्जेक्टिव रखता है। इन सभी आर्टिकल्स को कवर करेंगे, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं आज की हेडलाइंस। आज की हेडलाइंस हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से देखेंगे। द हिंदू में बिल्कुल साइड में आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव से एक आर्टिकल दिया गया है एंड दैट इज Tibetans are seeking more autonomy, not separation from China, says दलाई लामा। दलाई लामा का ये कहना है कि तिब्बतियंस ये नहीं चाहते कि वो चाइना से अलग हो जाएं, वो तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उन्हें बेहतर ऑटोनॉमी मिले। सबसे पहले तो मैं आपको तिब्बत की लोकेशन दिखा देता हूँ। देखिए, ये है चाइना, जिसे आप मेनलैंड चाइना कहेंगे, और ये है इंडिया। इंडिया और चाइना के बिल्कुल बॉर्डर से लगता हुआ एक ऑटोनॉमस रीजन हुआ करता था तिब्बत। तिब्बत अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑटोनॉमस रहा है। समय समय पर जो चाइना के रूलर्स रहे हैं उन्होंने तिब्बत के ऊपर कब्जा जरूर किया है, लेकिन तिब्बत की अपनी खुद की कल्चरल आइडेंटिटी है और बुद्धिज्म वहां पे बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। तिब्बत का ये जो सेल्फ रिलायंस को लेकर जोर है, इस बात से लेकर चाइना को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है एंड दैट इज द रीजन कि चाइना ने इन्वेड किया तिब्बत को और उसके ऊपर कब्जा भी जमा लिया। उसी समय बहुत बड़ी संख्या में तिब्बतियंस इंडिया में माइग्रेट करके आए और 1959 में दलाई लामा की भी इंडिया में एंट्री हुई। दलाई लामा तिब्बत के एक रिलीजियस गुरु हैं। जब वो इंडिया में आते हैं तो इंडिया में इस बात को लेकर बहुत दुविधा थी कि उन्हें रिफ्यूज दिया जाए या फिर नहीं, और फाइनली हमने उन्हें रिफ्यूज दे दिया। इस बात से चाइना को नाराज़गी भी हुई और शायद 1962 में जो इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ उसमें एक मुद्दा दलाई लामा भी थे। दलाई लामा उसके बाद से ही
इंडिया में धर्मशाला में रह रहे हैं और उनके कई सारे फॉलोअर्स भी वहाँ रहते हैं। चाइना को इस बात से बड़ी समस्या होती है, जब भी वो इंडिया में कहीं पे विजिट करते हैं, कोई सेरेमनी करते हैं, तो चाइना बड़ा परेशान हो जाता है। अभी उनकी इंडिया में कई सारी लोकेशंस में विजिट होने वाली है। उसके पहले जर्नलिस्ट से वो बातचीत कर रहे थे और इसी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, जैसे चाइना उनके ऊपर अक्सर आरोप लगाता है कि वो जो यंगस्टर्स हैं उन्हें बरगलाते हैं, ठीक है, ये आरोप अक्सर उनके ऊपर लगाया जाता है। तो वो ये कह रहे थे कि चाहिए तो ये चाइना को कि वो तिब्बत को ऑटोनॉमी दे दे, तो इससे जो चाइनीज़ लोग हैं उनका और भला होगा। और तब वो मजाक में कहते हैं कि तब मैं चाइना में जाऊंगा और चाइना के बाकी लोगों को भी बरगलाऊंगा। तो खैर ये तो उन्होंने मजाक में कहा, बट ये पूरा मामला तिब्बतियंस का द हिंदू ने फ्रंट पेज पे कवर किया हुआ है और उसकी एक इनसाइट हमने यहाँ पे ले ली। द इंडियन एक्सप्रेस पे चले तो देखो, सारे आर्टिकल्स तो हमारे काम के नहीं होते ना, लेकिन जो भी न्यूज़ हेडलाइंस आपके काम की हैं, तो द इंडियन एक्सप्रेस में यहाँ पर एक पहला आर्टिकल है, दैट इज अबाउट G20 मीटिंग। G20 मीटिंग के बारे में यहाँ पर जो आर्टिकल गिवन है वो ये है कि निज्जर की किलिंग का मामला तो आप सभी लोगों ने ही काफ़ी लंबे समय तक न्यूज़ में सुना हुआ है। निज्जर जो कि एक खालिस्तानी टेररिस्ट था, उसे कनाडा में किसी ने मार दिया। अब कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, वो उसके बाद से पगलाए हुए हैं, जगह जगह जाके ये बोल रहे हैं कि इंडिया के रॉ ने निज्जर को मार दिया। अब इंडिया के रॉ ने निज्जर को मारा कि नहीं मारा ये तो नहीं पता, लेकिन अगर इंडिया के रॉ ने निज्जर को मारा है ना, तो आप कभी पता नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज ऐसे नहीं काम करती कि आप पता कर लो। लेकिन अभी इस बात को लेकर काफ़ी बवाल है। फाइव आइज नाम का एक ग्रुप है। फाइव आइज नाम का जो एक ये ग्रुप है, ये एक्चुअली में 5 देशों की सिक्योरिटी एजेंसीज का ग्रुप है, जिसमें यूएस और कनाडा है। यूएस कनाडा के अलावा इसमें यूके है, यूके के अलावा इसमें ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ इसमें है न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये जो 5 देश हैं ना, इनकी सिक्योरिटी एजेंसीज मिलकर बनाती हैं फाइव आइज। फाइव आइज ये ग्रुप है, ये सिक्योरिटी एजेंसीज आपस में एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं और बताती हैं। तो अभी ये पूरा मामला निकल के आया G20 की मीटिंग के दौरान। ये समझ में आया कि यहाँ पे यूएसए ने भी एक कंसर्न रेज किया था निज्जर की किलिंग का, व्हेन ही वाज इन इंडिया, जस्ट बिडेन जब यहाँ पर थे तब भी ये मामला रेज किया गया था। हालांकि यूएसए ने ये तो बोला कि कोई सिक्योरिटी एजेंसी या किसी भी अदर तरीके से निज्जर को मारा गया होगा, बट एक्चुअली में इंडिया ने मारा है ऐसा इनपुट तो यूएसए ने भी नहीं दिया था। लेकिन शायद वहाँ पे पॉलिटिक्स एक बहुत प्रीडोमिनेंट रोल प्ले कर रही है। इलेक्शंस होने वाले हैं कनाडा में और जस्टिन ट्रूडो की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। अभी उन्होंने एक नाजी सपोर्टर को इनवाइट किया अपने हाउस में, जो उनका लेजिस्लेचर है, और वहाँ पर उसे अप्लॉज किया गया। उसके बाद भी बड़ी दिक्कत हो गई, रशिया ने आंख दिखाई तो कनाडा ने माफ़ी मांगी। कुल मिला के बहुत कियोस मचा के रखा हुआ है जस्टिन ट्रूडो ने, ना केवल कनाडा में बल्कि बाकी के देशों में भी। और इंडिया के साथ उनका ये स्टैंड ऑफ कुछ खास पॉजिटिव्स लेकर आ नहीं रहा है, ना तो कनाडा के लिए और ना ही बाकी देशों के लिए। खैर, ये पूरा मामला इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर हेडलाइंस में रहा तो हमने इसे भी देख लिया। तो यहाँ पर हमने हेडलाइंस कवर की हैं और अब द हिंदू के पहले आर्टिकल के साथ हम शुरुआत करेंगे। और यहाँ पर अगेन ये 7 टॉपिक्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। द हिंदू में आज के न्यूज़पेपर में यहाँ पर एक आर्टिकल दिया हुआ है, दैट इज इसरो टेस्ट इंजन फॉर गगनयान मिशन। तो इस आर्टिकल को हम यहाँ पे कवर करते हैं बिकॉज गगनयान मिशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गगनयान मिशन के पर्सपेक्टिव से इसरो ने अभी हाल ही में सक्सेसफुली जो उनका C-20 E-13 इंजन है उसका हॉट टेस्ट किया। ये देखने की कोशिश की गई कि क्या 22 टन थ्रस्ट क्वालिफिकेशन है क्या इस इंजन की, क्या ये इतना प्रेशर जनरेट कर पा रहा है कि ये इस पूरे मिशन को लीड कर सके, इंजन असिस्ट कर सके, हेल्प कर सके। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि 2 तरीके के टेस्ट इन जनरल किए जाते हैं। एक होता है हॉट टेस्ट और दूसरा होता है कोल्ड टेस्ट। देखो, हॉट टेस्ट में क्या होता है ना कि हम इंजन को टेस्ट करते हैं और उसके लिए इंजन को बर्न किया जाता है, और बर्न करने के बाद वो सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है हम उसे जज करते हैं। तो चूंकि आप इंजन को बर्न करोगे तो गर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो गर्म हो जाएगा तो हॉट टेस्ट। कोल्ड टेस्ट में क्या होता है, कोल्ड टेस्ट में हम ये देखते हैं कि जो फ्यूल्स वगैरह की सप्लाई हो रही है वो बढ़िया है कि नहीं है, कहीं कोई लीकेज तो नहीं है ना, कहीं कोई लीकेज तो नहीं हो रहा। जैसे हमने कोई लिक्विड फ्यूल भरा हुआ है, हमने कोई नेचुरल गैस फ्यूल उसमें यूज़ किया हुआ है, तो क्या वो सही तरीके से काम कर रहा है। तो हॉट टेस्ट में एक्चुअली में इंजन के फ्यूल को बर्न करके टेस्ट किया जाता है वेदर दैट इज परफॉर्मिंग गुड और नॉट, जबकि कोल्ड टेस्ट में ये देखा जाता है कि कहीं कोई लीकेज वगैरह तो नहीं हो रहा है। तो ये तो हॉट टेस्ट और कोल्ड टेस्ट का मामला हो गया। अभी हॉट टेस्ट हुआ है, मतलब हमने इंजन को बर्न किया और देखा कि बढ़िया काम कर रहा है कि नहीं। मैं वैसे आपको बता दूं कि ये तीसरा टेस्ट है। इसके पहले ना हमने 2 टेस्ट किए हुए थे जुलाई में,
और अभी एक टेस्ट हमने फर्दर यहाँ पे किया हुआ है। इसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारा LVM-3 व्हीकल है, LVM-3 व्हीकल जो हमारा मैक 3 व्हीकल है, जिसके जरिए हम कोई सैटेलाइट, कोई मिशन स्पेस में भेजते हैं, उसकी कैपेसिटी को इनहेंस करने की कोशिश की जा रही है। तो LVM-3 व्हीकल क्या है? ये एक नया हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जो इसरो ने अभी डेवलप किया है। ये 4000 kg का स्पेसक्राफ्ट स्पेस में ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है और इसका जो CE-20 इंजन है उसे अपग्रेड कर रहा है इसरो, ताकि हम इस पूरे मिशन की कैपेसिटी इनहेंस कर पाएं। मैं आपको बता दूं LVM-3 व्हीकल के बारे में, बहुत ही बेहतरीन लॉन्च व्हीकल है ये, और ये रिलायबल है, हम इस पे भरोसा कर सकते हैं, ऐसा इसने पास्ट में साबित किया है। कैसे साबित किया है? इसने अभी तक 6 कॉन्जिक्यूटिव मिशंस किए हैं और सारे के सारे सक्सेसफुल रहे हैं। इसी ने चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 मिशन भी कंक्लूड किया। अब आपके मन में आएगा कि चंद्रयान 2 वाला तो अनसक्सेसफुल हो गया था। अनसक्सेसफुल यहां नहीं हुआ था कि ये पहुंचा नहीं, LVM-3 का काम तो उसे पहुंचाना है ना, और LVM-3 ने उसे पहुंचाया था। हाँ, क्रैश लैंडिंग हो गई थी। LVM-3 को, चंद्रयान 3 को भी उसने पहुंचाया। इसके अलावा एक कमर्शियल वनवेब मिशन है, यूके की कंपनी है वनवेब। वो लोग कई सारे सैटेलाइट्स आसमान में बिछा रहे हैं और उन सैटेलाइट्स के जरिए वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी देंगे। पूरी पॉसिबिलिटी है ना कि ये इंटरनेट कनेक्टिविटी इंडिया को भी मिलेगी। अभी जो घरों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाता है, उससे झंझट मुक्त हो जाएंगे हम। कहीं पर वो फाइबर नहीं होता है तो इंटरनेट नहीं मिलता है, जैसे गांव वगैरह में जाओ तो फाइबर होता नहीं है, तो फिर इंटरनेट भी नहीं मिलता। वनवेब का नेटवर्क ये बन गया ना, तो फिर ऐसे रिमोट एरियाज में भी इंटरनेट मिल पाएगा। तो वनवेब मिशन में कई सारे सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं, ग्रुप में कई सारे सैटेलाइट्स एक बार में लॉन्च किए जाते हैं। ऐसे 2 वनवेब के मिशन अभी हमने LVM-3 से किए हुए हैं। यूके का मिशन था, हमने पैसे लेके किया और हमने सक्सेसफुली इसको कर दिया। तो ये जो हमारा लॉन्च व्हीकल है LVM-3, ये बहुत रिलायबल है, इसने पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और अब यही व्हीकल लेके जाने वाला है गगनयान मिशन को। गगनयान मिशन है क्या और इसमें क्या होने वाला है? देखो, यहां से हम स्पेसक्राफ्ट एक लॉन्च करेंगे। ये स्पेस क्राफ्ट लगभग 16 मिनट का समय लेगा और ये लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। और जब ये लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंच जाएगा तो इसका क्या मतलब है? लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचने का मतलब ये है कि ये 300 से 400 किलोमीटर की हाइट पे पहुंच जाएगा। वहां जाने के बाद जो ग्रेविटेशन होता है वो मोर एंड लेस न्यूट्रलाइज हो जाता है और इसके बाद ये धरती के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू करेगा और ये स्पेस में 5 से 7 दिनों तक रहेगा। जब ये स्पेसक्राफ्ट जाएगा तो इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स होंगे, जिसमें एक विमेन भी होंगी। ये लोग 5 से 7 दिनों तक वहां पे चक्कर लगाएंगे, स्पेस को स्टडी करेंगे। वहां पे एक क्रू मॉड्यूल है जिसमें वो लोग बैठेंगे और एक सर्विस मॉड्यूल है जहां पर सारे इक्विपमेंट्स होंगे। तो वो लोग स्टडी वगैरह करने के बाद 5 से 7 दिनों के बाद वापस आएंगे अर्थ के ऊपर और फिर ये डीबूस्ट होगा और वापस से धरती की ओर आना शुरू करेगा। फिर यहाँ पे पैराशूट्स ओपन होंगे और हम इसे किसी भी जगह पे लैंड करवा लेंगे। अगर हमने ऐसा सक्सेसफुली कर लिया तो ऐसा करने वाले हम दुनिया के चौथे देश बन जाएंगे, US, रशिया और चाइना के बाद, जो अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज के वापस बुला सकता है। तो इंडिया का बहुत ही एम्बिशियस मिशन है गगनयान मिशन। ये साल देखो बड़ा अच्छा रहा, हमने चांद पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड किया चंद्रयान 3 मिशन के तहत। एट द सेम टाइम हमने अपना आदित्य L1 भी भेज दिया है जो कि सन को स्टडी करने वाला है और अब हम तैयारी कर रहे हैं किसके लिए? गगनयान मिशन के लिए। सो थिंग्स आर गोइंग गुड। फर्दर यहां पर देखिए, जो गगनयान वर्ड है इसका मतलब होता है स्काई व्हीकल। स्काई व्हीकल मतलब हम आसमान में चीजों को भेजने वाले हैं और यहां पे क्या चीजें चल रही हैं? सिंपली कि हम 300 से 400 किलोमीटर के विद इन अपना जो स्पेसक्राफ्ट है उसे भेजेंगे लो अर्थ ऑर्बिट में और एस्ट्रोनॉट्स को कुछ समय वहां बिताने के बाद वापस बुला लिया जाएगा। इसरो ने इस बारे में एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है रोस्कॉस्मोस से और 2019 में रशिया ने हमारे एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन किया था स्पेस में जाने के लिए। इससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया का लेवल बढ़ जाएगा और हमारे यंगस्टर्स भी इंस्पायर होंगे इस प्रकार के स्पेस मिशन से। चलिए, अगर आर्टिकल पढ़ लिया तो एक क्वेश्चन तो बनता है ना, क्या इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है कि आपने कोई मिशन लॉन्च किया है एंड यूपीएससी इज आस्किंग सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन? बिल्कुल पूछती है। 2016 में यूपीएससी ने मंगलयान पर क्वेश्चन पूछा था। मंगलयान पर जो क्वेश्चन पूछा गया था यहां पर, उसमें 3 स्टेटमेंट थे। पहला तो यह था कि इसे हम मॉम यानी कि मार्स ऑर्बिटल मिशन कह रहे हैं। दूसरा कि इसके बाद इंडिया दूसरा देश बन जाएगा जो मार्स पर स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट करवाएगा यूएसए के बाद। और तीसरा यह है कि इंडिया एकमात्र ऐसा देश बनेगा इसके बाद जिसने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स पे अपनी स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट करवाया। तो यहां पे देखो, पहला और तीसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। इंडिया चौथा देश बना था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और यूएसएसआर ने भी ऐसा किया हुआ है।
ठीक है, एक्सेप्ट मतलब ऑफ कोर्स नासा तो है ही, तो हम चौथे देश बने थे ना कि तीसरे, तो ये वाला गलत हो गया था। आंसर क्या निकला था? 1 and 3। सो दिस वाज द आंसर। कहने का मतलब ये है कि दिस टाइप ऑफ आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और यहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है। अगर उन्होंने मंगलयान पे क्वेश्चन पूछा है तो वो गगनयान पे क्यों नहीं पूछेंगे? ये तो बहुत एम्बिशियस मिशन है ना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर लिया। चलो अगला आर्टिकल देखते हैं। यहां पर देखो द हिंदू में ही यहां पर एक आर्टिकल दिया गया है कि इंटरपोल ने एक रेड नोटिस जारी किया है बीकेआई टेररिस्ट के अगेंस्ट में। तो इंटरपोल क्या है, रेड नोटिस क्या है और ये कौन सा है टेररिस्ट, आइए कवर करते हैं। देखिए इंटरपोल ने अभी एक रेड नोटिस जारी किया। बब्बर खालसा इंटरनेशनल बीकेआई नाम का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसका एक आतंकवादी है करणवीर सिंह, जो अभी खैर पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में छुपा हुआ है ये। इंडिया चाहता है कि इसका एक्स्ट्राडिशन हो, मतलब पाकिस्तान से इसको पकड़ के लाया जाए इंडिया, ताकि इंडिया इसको पनिश कर सके। तो इंडिया ने इंटरपोल से बोला कि भाई आप रेड नोटिस जारी करो ताकि हम इसे वापस ला सकें। अब इससे एक मामला तो समझ में आ गया कि अगर इंटरपोल रेड नोटिस जारी कर दे तो किसी कंट्री से किसी आतंकवादी को, किसी क्रिमिनल को वापस लाया जा सकता है, ये समझेंगे। लेकिन उसके पहले ये इंटरपोल है क्या भला? इंटरपोल एक कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है एंड दैट इज वन वर्ल्ड वन पुलिस। वन वर्ल्ड वन पुलिस मतलब दुनिया एक है तो पुलिस भी एक ही होनी चाहिए, देयर मस्ट बी वन पुलिस। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका शॉर्ट बनता है इंटरपोल। इसे 1923 में बनाया गया था। ये एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। इनके पास जो जानकारी होती है वो दुनिया भर की पुलिस से शेयर करते हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन अलग अलग पुलिस फोर्सेस से इनको भी मिलती है। ये फ्रांस के लियोन में हेडक्वार्टर्ड है। इंटरपोल में अभी 195 देश मेंबर्स हैं, 195 कंट्रीज। इंडिया इसका मेंबर 1949 में बना था और इंडिया की ओर से इंटरपोल के साथ कोऑर्डिनेट करता है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नाउ इंटरपोल वैरायटी ऑफ नोटिसेस जारी करता है। ये नोटिसेस सम सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट होती हैं बाकी की कंट्रीज के लिए। जैसे रेड नोटिस जारी किया तो पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप अपने यहां इस आतंकवादी को पकड़ो और इंडिया को सौंप दो, क्योंकि ये इंडिया में एक क्रिमिनल है। इन नोटिसेस का इस्तेमाल कई बार इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल, यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी करते हैं। वो बोलते हैं इंटरपोल से कि नोटिस जारी करो और उस कंट्री से इस आतंकवादी को बुलाओ। अब हर नोटिस का देखो अपना मतलब होता है। इसमें सबसे स्पेसिफिक है रेड नोटिस। रेड नोटिस का सिंपल सा मतलब ये होता है कि वो आतंकवादी वांटेड है किसी कंट्री में, उसे पकड़ के उस देश में लाया जाए ताकि उसे प्रोसिक्यूट किया जाए और उसे जो भी उसका एग्जीक्यूशन है या फिर जो भी उसको सेंटेंस सुनाया जाना है वो किया जाए। एक येलो नोटिस होती है। येलो नोटिस कई बार मान लो कोई बच्चे वगैरह गायब हो जाते हैं, पता नहीं चल पाता कि कहाँ हैं, तब इंटरपोल येलो नोटिस जारी करता है और सभी देशों से कहता है कि देखो ये बच्चा गायब है, ये इंसान गायब है, इसे ढूंढो। फिर एक ब्लू नोटिस होती है। यहाँ पे अगर किसी पर्सन की आइडेंटिटी, लोकेशन या एक्टिविटी के बारे में जानकारी चाहिए तो पूछा जाता है कि बताइए ये पर्सन कहाँ है। फिर एक ब्लैक नोटिस होती है। ब्लैक नोटिस में मान लीजिए कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली और इंटरपोल जानना चाहता है कि ये पर्सन कौन है, तो वो ब्लैक नोटिस जारी करके सभी देशों की पुलिस से पूछते हैं कि क्या आप जानते हो क्या कि कौन है ये। फिर ग्रीन नोटिस होती है। ग्रीन नोटिस में किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में वार्निंग दी जाती है कि देखो ये पर्सन पब्लिक सेफ्टी के लिए थ्रेट हो सकता है, सब लोग सावधान हो जाओ। फिर एक ऑरेंज नोटिस होती है। ऑरेंज नोटिस में बताते हैं कि देखो थ्रेट है किसी पर्सन से, ऑब्जेक्ट से, किसी प्रोसेस से। पर्पल नोटिस होती है। यहाँ पे ये बताया जाता है कि कोई डिवाइस, ऑब्जेक्ट, मेथड जो क्रिमिनल इस्तेमाल करने वाला है इसके जरिए नुकसान होगा, सावधान रहो। फिर एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इंटरपोल स्पेशल नोटिफिकेशन होती है। इसका इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन कमेटी के तहत कन्विक्टेड हो। तो ये वैरायटी ऑफ नोटिसेस हैं जिनका यूज करते हैं हम लोग किसी भी क्रिमिनल को कन्विक्ट करने के लिए। चलो अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल मेधा पाटेकर जी के बारे में है, जिन्होंने ममता बनर्जी जी से रिक्वेस्ट किया है। अब लगेगा पॉलिटिकल आर्टिकल है, हम क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मामला यह है रिक्वेस्ट किस बारे में है। रिक्वेस्ट है कि वो तीस्ता वाटर ट्रीटी को अप्रूव करें और उसमें रोड़ा ना अटकाएं। द हिंदू में ही ये आर्टिकल यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो समझते हैं ये पूरा मामला क्या है। देखो तीस्ता वाटर ट्रीटी हमारा असल मामला है, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। रिवर्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन की एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर रही है मेधा पाटेकर। उन्होंने बड़ा काम किया नर्मदा रिवर को बचाने के लिए। उन्होंने वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर और तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी जी से ये कहा कि आप तीस्ता वाटर ट्रीटी को मान लो, जो बांग्लादेश के साथ वाटर शेयरिंग का फॉर्मूला बनाता है, क्योंकि बांग्लादेश को इससे बड़ी प्रॉब्लम होती है और इसकी वजह से बांग्लादेश और इंडिया के बीच के संबंधों में खटास भी रहती है। मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में एक पार्टी रूल करती है जो है अवामी लीग, और जो अवामी लीग पार्टी है इसकी जो लीडर हैं शेख हसीना, वो प्रो इंडिया हैं। आप देखो तो मामला नेपाल का या फिर कई बार श्रीलंका और मालदीव्स का भी होता है कि इनका इंक्लाइनेशन चाइना की ओर रहता है। लेकिन जो शेख हसीना है ना,
शेख हसीना है बांग्लादेश की, वो इंडिया को फेवर करती हैं। लेकिन उनके देश में भी लोग उनसे पूछते हैं ना कि आप इंडिया को फेवर करते हो तो इंडिया आपको देता क्या है? तीस्ता का पानी तो आप इंडिया से ले नहीं पा रहे हो। इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि हम तीस्ता वाटर ट्रीटी साइन कर लें और बांग्लादेश को उससे उसके हिस्से का पानी दे दिया जाए, जिससे कि बांग्लादेश और इंडिया के रिश्ते अच्छे हो जाएं और वहां की शेख हसीना की सरकार ये बोल भी सके अपनी जनता से कि देखो इंडिया के साथ हमारे अच्छे संबंधों का फायदा हो रहा है और इंडिया ने हमको पानी दे दिया। लेकिन ममता बनर्जी जी यहां पे रोड़ा अटका देती हैं ये बोल के कि इससे उनके फार्मर्स का पानी चला जाएगा। अभी देखो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का पार्ट है, बट पॉलिटिक्स अपार्ट दो देशों के बीच के संबंध बहुत जरूरी होते हैं, स्पेसिफिकली अगर वो कंट्री आपको सपोर्ट कर रही हो तो लाइक बांग्लादेश। तो तीस्ता वाटर ट्रीटी इस लिहाज से बहुत जरूरी है। और अब यहां पर मेधा पाटेकर जी ने रिक्वेस्ट किया उनसे, ये बहुत बड़ी सोशल पर्सनालिटी हैं, कि आप मान लो इस ट्रीटी को बांग्लादेश के साथ, इससे हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे। तो देखो तीस्ता वाटर ट्रीटी क्या है। तीस्ता वाटर जो पूरा मामला है ये बड़ा डिसएग्रीमेंट का इशू है तीस्ता रिवर को लेकर। जो सीजनल फ्लो जो पानी का है वो बांग्लादेश में जाता है। बांग्लादेश चाहता है कि उसे इक्विटेबल शेयर मिले तीस्ता नदी के पानी का, जैसा कि गंगा वाटर ट्रीटी हमने 1996 में साइन किया था और गंगा का पानी का जो एक इक्विटेबल शेयर है वो बांग्लादेश को मिलता है, लेकिन तीस्ता का नहीं मिलता। इसी अरेंजमेंट की वजह से कई बार भारत और बांग्लादेश के संबंधों में खटास भी आती है। चलो तीस्ता रिवर आपको दिखाता हूं। देखो ये है ब्रह्मपुत्रा नदी, आप देख रहे हो ना, थोड़ा डार्क रेड कलर में यहाँ पे दिखाया गया है जो यहाँ से फ्लो कर रही है। अब यहाँ पे देखो सिक्किम में इस पॉइंट पर ओरिजिनेट हो रही है तीस्ता रिवर और ये सिक्किम से फ्लो करते हुए यहाँ पे बांग्लादेश में एंटर करती है और फाइनली जाके मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा में। तो लोकेशन तो आपने देख ली और ब्रह्मपुत्रा अल्टीमेटली जाके गंगा के साथ मर्ज होती है। तो तीस्ता रिवर के बारे में कुछ और बातें आप जान लो। तीस्ता रिवर ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, जैसा कि मैंने आपको मैप में दिखा दिया। हालांकि बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्रा है उसे जमुना नाम से पुकारा जाता है। ये इंडिया और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ये नदी हिमालयाज में ओरिजिनेट होती है सिक्किम में। सिक्किम में चुंगथांग नाम की एक जगह है, वहीं पर ये ओरिजिनेट होती है। एक ग्लेशियर है पुहनरी ग्लेशियर, वहां से ये नदी ओरिजिनेट होती है और उसके बाद ये वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। देखा जाए तो इसके रिवर बेसिन का ज्यादातर पानी ना इंडिया में ही है, केवल 17% पानी जो है वो बांग्लादेश में जाता है। रिवर रंजीत जो कि सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है, ये रिवर तीस्ता की एक ट्रिब्यूटरी भी है, सहायक नदी भी है। तो ये तो बेसिक जानकारी तीस्ता रिवर के बारे में। अब क्या रिवर्स के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है? ऑफ कोर्स पूछती है। देखो ये क्वेश्चन 2017 का है और तीस्ता नदी के ऊपर ही सवाल पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा। 3 स्टेटमेंट हैं। पहला तो ये है कि तीस्ता नदी का जो सोर्स है वो ब्रह्मपुत्रा जहां से निकलती है वहीं से तीस्ता भी निकलती है, बस ये सिक्किम से फ्लो करती है। अब आपको पता है ये स्टेटमेंट साफ गलत है, क्योंकि सिक्किम से निकलती है तीस्ता, ब्रह्मपुत्रा जहां से निकलती है वहां से नहीं। रिवर रंजीत सिक्किम में ओरिजिनेट होती है, तीस्ता की ट्रिब्यूटरी है, ये तो सही है। रिवर तीस्ता बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे, ये गलत है क्योंकि वो वेस्ट बंगाल में इसके पहले एंटर करती है। तो 20 का आंसर निकलेगा 2 ओनली। चलो अगला आर्टिकल देखते हैं। यहां पर देखो जो नेक्स्ट आर्टिकल है ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट के खिलाफ एक प्ली को एक्सेप्ट कर लिया है, दैट इज अबाउट एगेमिक ट्रेडिशन इन टेम्पल्स। एगेमिक ट्रेडिशन क्या होता है, चलो मैं आपको बताता हूं और इस बारे में क्या आर्टिकल है। आरोप ये लगाया गया है यहां पे तमिलनाडु की सरकार के ऊपर कि तमिलनाडु अपनी ओर से मंदिरों में प्रीस्ट, जिन्हें आर्चकास कहा जाता है, उनको अपॉइंट कर रहा है और वो इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे कि जो बहुत पुरानी किताबें हैं अगमास, उनमें क्या लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले की जांच पड़ताल करेंगे और तब तक उन्होंने तमिलनाडु की सरकार से कहा कि देखो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, ज्यादा छेड़छाड़ मत करो। अब पूरा मामला आपको तब समझ में आएगा जब आप अगमास को समझोगे। अगमास एक्चुअली में कुछ किताबें हैं, रिलीजियस टेक्स्ट जो बहुत पुराने हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये अगमास उस समय भी ओरिजिनेट हुए थे जब वेदास ओरिजिनेट हुए, और कुछ कहते हैं ये उसके बाद के हैं। लेकिन अगमास क्या है? अगमास कुछ ऐसी किताबें हैं जो हमें ये बताती हैं कि टेम्पल्स को कैसे बनाया जाए, जैसे कि टेम्पल का पूरा स्ट्रक्चर कैसा हो, उसके रेशियो में टेम्पल के मंडप कैसे हो, टेम्पल का गर्भगृह कैसा हो जिसे आप सेंटम सेंटोरम कहते हो, टेम्पल में जो देवता की मूर्ति रखी जा रही है वो कहां पे प्लेस की जाए, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन और ज्योग्राफी को सही तरीके से, स्ट्रक्चर को सही तरीके से, वास्तु को सही तरीके से अगमास में बताया जाता है। भरोसा करो इन अगमास को फॉलो करके जो टेम्पल्स बनाए जाते हैं उन टेम्पल्स में बहुत हाई लेवल ऑफ एनर्जी ओरिजिनेट होती है। आपको कई बार मंदिर जाके ही शांति मिल जाती है। आपको पता है हिंदुइज्म में मंदिरों में जाकर कोई प्रेयर लीड नहीं करता जैसे कि बाकी के रिलीजन्स में होता है। वहां पे कोई एक प्रीस्ट आपको बताते हैं ना कैसे प्रेयर करना है। हिंदुइज्म में कोई नहीं गाइड करता आपको कि कैसे प्रेयर करना है, आप जाओ और अपनी मर्जी से प्रेयर करो। सिंपल सा फॉर्मूला यह है कि टेम्पल्स में जाने मात्र से आपका मन शांत होता है और आप एनर्जी फील करते हो।
और ये इस वजह से होता है क्योंकि अगमाज में जो स्ट्रक्चर बताया गया है टेम्पल का वो बहुत स्पेसिफिक है, और उस स्ट्रक्चर से जो टेम्पल्स बनाए गए हैं वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनर्जी क्रिएट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप जब टेम्पल वगैरह में जाओ तो केवल भगवान के सामने सिर झुका के या हाथ जोड़ के निकल मत आओ, बल्कि आप वहां पे थोड़ी देर बैठो। इससे आप एक पॉजिटिव एनर्जी फील करोगे और आपका मन शांत होगा। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इन अगमाज। अगमाज में ना केवल यह बताया गया है कि टेम्पल्स का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, बल्कि इन किताबों में यह भी बताया गया है कि इन टेम्पल्स में किसी रिलीजियस प्रीस्ट की तरह अपॉइंट किया जाए। अगमाज कई सारे वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में हमें गाइड करती हैं टेम्पल्स और उनके रख रखाव को लेकर। अब देखो, जो अगमाज हैं वो बेसिकली 3 ब्रांचेस में हमें मिलते हैं, शैव अगमाज, वैष्णव अगमाज और शक्त अगमाज, जो भगवान शिव, भगवान विष्णु और मां शक्ति से डेडिकेटेड हैं। अगमाज में यह बताया गया है कि शिवचर्यास, गुरुकुल्स, आदि शैवास या जिन्हें बट्टास कहते हैं, पंचरत्रास, इसके अलावा वैखंशा, भट्टाचार्यास, ये कुछ कम्युनिटीज हैं तमिलनाडु की। इन्हीं ही इन शैवइट और वैष्णविट टेम्पल्स में प्रीस्ट की तरह पूजा परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट किया जाए। इन कम्युनिटीज का जिक्र किया गया है अगमाज में, और बहुत पुरानी परंपरा है कि इन्हीं कम्युनिटीज के लोगों को इन मंदिरों में अपॉइंट किया जाता है एज अ प्रीस्ट। और अब तमिलनाडु की सरकार जिसको भी मन आता है वो अपॉइंट कर रही है। तो ये ग्रुप्स अपोज कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस बात को संज्ञान में लिया है कि अगर इन बहुत पुराने अगमाज में लिखा गया है कि इन टेम्पल्स में इन्हीं लोगों को अपॉइंट किया जाए एज अ प्रीस्ट, और ये एक पुरानी परंपरा है, तो आप इसे फॉलो करिए। खैर, डिसीजन क्या आएगा वो तो बात की बात है, बट अभी एक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो अगर अगमाज आते हैं आपके एग्जाम में तो आप तैयार रहिएगा। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो झरिया मास्टर प्लान के बारे में है। झरिया मास्टर प्लान। अच्छा, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता हूं। आप इमेजिन करो कि आपका घर देखते ही देखते अचानक से जमीन में धंस जाए, जहां पर आग जल रही हो, और वो अचानक से जलने लग जाए। ये सोचना भी अपने आप में बड़ा हाइपोथेटिकल लगता है। या आप ये इमेजिन करो कि आपका घर जहां पर बना हुआ है उसके नीचे जो जमीन है वहां पर धधकती हुई आग जल रही है, और आप इस बात को लेकर डर रहे हो कि आपका घर कभी भी इस जमीन में धंस जाएगा। आपके पास ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि आप गरीब हो कि आप उस घर को छोड़ के कहीं और चले जाओ, और चले जाओ तो कहां चले जाओ। वास्तव में ये रियलिटी है इंडिया में झारखंड की, जहां दुनिया लगातार एनर्जी क्राइसिस फेस कर रही है और हमें ज्यादा फ्यूल की जरूरत है। इंडिया के पास एक राज्य है जिसका नाम है झारखंड। वो आने वाले 70 सालों तक इंडिया की एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकता है। और इस मैप में आप लोकेशन देखो, ये है इंडिया का स्टेट झारखंड, और झारखंड में एक स्पेसिफिक लोकेशन है बिल्कुल इस पॉइंट पे जहां पे मैं रेड डॉट बना रहा हूं, दैट इज झरिया। झरिया को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी पुकारा जाता है। यहां पे बहुत सारा कोल होता है। कोल के साथ देखो होता क्या है ना, कि सपोज करो ये एक कोल माइन है, यहां पे बहुत सारा कोल है और इसके ऊपर बहुत सारे घर बनाए गए हैं और लोग रह रहे हैं। लेकिन कोल मिल गया तो अब यहां से कोल की खुदाई शुरू होगी और हम इसके अंदर जाएंगे और ये पूरा कोल यहां से निकाल लेंगे। अब ये पूरा कोल बाहर तो आ गया, लेकिन नीचे एक गैप क्रिएट हो गया। अब इसके ऊपर लोग रहते हैं। कई बार क्या प्रॉब्लम होती है कि ये कोल है और कोल में कई बार मीथेन गैस होती है, उस मीथेन गैस की वजह से आग लग जाती है। कई बार वहां पे हीट बहुत ज्यादा जनरेट हो जाती है और ऑक्सीजन के साथ इंटरैक्ट करके आग लग जाती है। तो कोल फील्ड्स में आग लग जाना बहुत आम बात है और इसे स्पॉन्टेनियस फायरिंग कहा जाता है। मतलब कोल फील्ड में आग लगने के लिए वैसे नहीं करना पड़ता जैसे टूरिस्ट लोग जाते हैं ना, जंगल में सिगरेट पी के फेंक देंगे, उसके बाद पूरा जंगल धू धू करके जलने लग जाएगा। तो कोल फील्ड में आग लगाने के लिए ये टूरिस्ट को जाके सिगरेट नहीं फेंकना पड़ता, वहां पे मीथेन या एक्सेसिव हीट की वजह से भी आग लग जाती है। तो कई सारे कोल फील्ड्स हैं झरिया में जो नीचे से जल रहे हैं और उसके ऊपर लोग रहते हैं। उनके घरों की दीवारें चटक चुकी हैं और वो घर कभी भी कोलैप्स कर जाएंगे। तो क्या सरकार को इसकी सुध नहीं है? बिल्कुल है। इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए झरिया मास्टर प्लान बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने यह प्लान बनाया था। झरिया मास्टर प्लान के बारे में भी कुछ डेटा आया है जिसमें यह कहा गया है कि लगभग 77 कोल फील्ड साइट्स थी झरिया में जो थ्रेट में थी। उनकी संख्या घट के 27 कर दी गई है। मतलब या तो इन साइट्स को इंप्रूव किया गया है या वहां से लोगों को रीलोकेट कर दिया गया है। जो पहले 17.32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया थ्रेट में था वो घट के अब 1.8 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो गया है। झरिया मास्टर प्लान क्या था? झरिया और रानीगंज, झरिया झारखंड में है और रानीगंज वेस्ट बंगाल में है, जहां पे कोल मिलता है। वहां पे कोल फील्ड से होने वाले नुकसान से लोगों को बचाने के लिए और रिहेबिलिटेट करने के लिए झरिया मास्टर प्लान तैयार किया गया था। इसकी शुरुआत 2009 में
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करी थी और 10 सालों का समय डिसाइड किया गया था। हालांकि इसकी कहानी बहुत पुरानी है। 1916 में पहली बार यह देखा गया कि झरिया में कोल फील्ड में आग लग गई। यह पहला फायर इंसिडेंट था जो रिकॉर्डेड है, जब कोल फील्ड में आग लग गई और वो जलने लग गया। नेशनलाइजेशन जब इन कोल फील्ड्स का नहीं हुआ था तो उसके पहले प्राइवेट कंपनीज हुआ करती थी जो इन कोल माइंस को ओन करती थी। प्रॉफिट ड्रिवन थी, उन्हें मतलब नहीं था कि आप जमीन को कैसे बर्बाद कर रहे हो। उन्होंने मनमर्जी तरीके से कोल निकाला, जमीन डिग्रेड हो गई, जमीनें धंसने लगी, कोल माइंस में आग लग जाना बहुत आम बात थी। किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में जब नेशनलाइजेशन कर दिया गया इन कोल माइंस का, तब 1978 में एक स्टडी पब्लिश की गई कि झरिया में जो कोल माइंस में आग लग रही है वो उस पूरे एरिया को बर्बाद कर देगी। 1996 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी रेफरेंस में एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई और उन्होंने 1999 में एक मास्टर प्लान तैयार किया। उस मास्टर प्लान के दो हिस्से थे। पहला तो ये कि इन कोल माइंस में जो अचानक से आग लग जाती है, इधर बिकॉज ऑफ मीथेन गैस और बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट, हम उसे मैनेज करेंगे। दूसरा, जो लोग वहां पर हैं हम उन्हें किसी दूसरी जगह पर रिलोकेट करेंगे। 2009 में सरकार ने झरिया मास्टर प्लान को अप्रूव कर दिया और उसके बाद से इसके ऊपर काम चल रहा है। थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट यहां पे बताई गई है। ग्राउंड रियलिटी कुछ और हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट सरकार इस बारे में काम कर रही है। तो क्या कोल वगैरह के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है क्या? ऑफ कोर्स पूछती है। देखो 2018 में ये सवाल आया हुआ है। इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट के पास कोल माइंस के, नॉन कोल माइंस के ऑक्शन का पावर नहीं है। दूसरा, आंध्र प्रदेश और झारखंड के पास गोल्ड माइंस नहीं है। और तीसरा कि राजस्थान के पास आयरन ओर की माइंस हैं। इस सवाल का जवाब मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो आप मुझे बताने वाले हैं ना कमेंट बॉक्स में। तो बताइएगा इस सवाल का जवाब और हम बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की ओर। हमारा अगला आर्टिकल इंडियन स्टैंडर्ड ऑन बायोफ्यूल के बारे में है। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया, जो कि हमारी है, उन्होंने ये कमिट किया है कि जो इंडिया है वो रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स बनाएगा और हम ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जो अभी G20 के समिट के दौरान बना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करेंगे। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने 9 स्टैंडर्ड्स तैयार किए हैं बायोफ्यूल्स के लिए। अब मन में सवाल आया होगा, ये बायोफ्यूल क्या होता है? किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से जो फ्यूल बने, जैसे कि पेड़ पौधे या फिर जानवर। देखिए, ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये सोलर एनर्जी और हीट से अपना खाना बनाते हैं, मतलब ये कुछ भी पोल्यूशन नहीं फैलाते। हम इन्हें यहाँ से निकालते हैं, जैसे कि शुगर केन या उनके जो मोलासेस होते हैं या पैडी, हम उसे ऐसे स्टोर करेंगे और ले जाएंगे यहाँ पे बायो रिफाइनरी में। बायो रिफाइनरी में हम उन्हें फर्मेंट करेंगे, यानी कि सड़ाएंगे, और सड़ाने के बाद हम उससे बना लेंगे एथेनॉल, और एथेनॉल को उसके बाद हम डीजल या पेट्रोल में मिक्स करके व्हीकल्स में यूज करेंगे। अब इससे जो वो फ्यूल की तरह यूज हो रहे हैं, हमारा एनवायरमेंट प्रिजर्व होता है, बचता है। यूएसए, ब्राजील और इंडिया ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं बायोफ्यूल्स के। ये कलेक्टिवली दुनिया का 85% बायोफ्यूल का प्रोडक्शन करते हैं और 81% जो एथेनॉल कंजम्पशन होता है ग्लोबली वो इन्हीं 3 देशों में होता है, यूएसए, ब्राजील और इंडिया में। ग्लोबल एथेनॉल मार्केट 99 बिलियन US$ का है 2022 में, और यह हर साल 5% की ग्रोथ अवेल कर रहा है। 98% जो फ्यूल रिक्वायरमेंट इंडिया की है वो तो फॉसिल फ्यूल से ही होती है, लेकिन 2% अभी भी बायोफ्यूल कवर कर रहे हैं और हम इसे बढ़ाना चाहते हैं। बायोफ्यूल कई सारे फेजेस में डेवलप हुए। फर्स्ट जनरेशन के बायोफ्यूल वो थे जहां पर हम खाने वाली चीजें इस्तेमाल करते थे, जैसे शुगर बीट, शुगर केन, व्हीट कॉर्न या ऑयल क्रॉप्स। लेकिन अगर हम अपनी खाने वाली चीजों का इस्तेमाल फ्यूल बनाने में करेंगे तो खाएंगे क्या? तो हम सेकंड जनरेशन पे गए। हमने कुछ ऐसी चीजों से बायोफ्यूल बनाना शुरू किया जो हम खाते नहीं है, जैसे कि लकड़ी, घास, स्ट्रॉ या फिर वेस्ट। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े, थर्ड जनरेशन में गए और हमने जो एल्गीज होते हैं, जो कई सारे आप एल्गीज वगैरह देखते हो, हमने उनसे बायोफ्यूल बनाना शुरू किया। और हम चौथी जनरेशन में आ गए हैं जहां पे हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को ऑक्सीजन की एब्सेंस में जलाते हैं, सोलर एनर्जी से फ्यूल बनाते हैं, या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की मदद से फ्यूल बना रहे हैं। तो ये चौथी जनरेशन है बायोफ्यूल की। अब यहां पर देखिए, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जब इंडिया को G20 की चेयरमैनशिप मिली तो हमने इस अलायंस को बनाया ताकि दुनिया में बायोफ्यूल और बने और हम एनवायरमेंट को बचा सकें, यूटिलाइज कर सकें। G20 का ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस एक सेंट्रल रिपोजिटरी होगा जो हमें नॉलेज और एक्सपर्टीज प्रोवाइड करवाएगा। ये कैटलिस्ट प्लेटफॉर्म होगा जहां पे दुनिया भर के देश कोलैबोरेट करेंगे। तो क्या बायोफ्यूल के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है क्या? बिल्कुल पूछती है। 2020 का सवाल है, अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है बायोफ्यूल के प्रोडक्शन में? आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, कसावा, डैमेज व्हीट ग्रेन्स, ग्राउंडनट सीड, हॉर्स ग्राम, रॉटन पोटैटोज और शुगर बीट। इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूं है 1, 2, 5 एंड 6। इनका इस्तेमाल किया जाता है बायोफ्यूल बनाने में, तो ए विल बी द आंसर। चलिए, हमारा जो अगला आर्टिकल है वो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने अभी
इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च किया दिल्ली में। अच्छी बात है। अब यहां पे सही मामला ये आता है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन है क्या, जिसके फ्यूल सेल से हम बस चला रहे हैं और एनवायरमेंट बचा रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? देखो, हाइड्रोजन का इस्तेमाल एज एन एनर्जी होता है। हाइड्रोजन को कैसे निकाला जा रहा है फ्यूल के तौर पे, ये डिटरमाइन करता है कि वो ग्रीन हाइड्रोजन है कि नहीं है। जैसे पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस होता है जिसका इस्तेमाल करके हम पानी में से, जिसमें H2O होता है, हम H अलग कर लेते हैं और O2 अलग कर देते हैं, और ये H हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इस हाइड्रोजन को पानी में से अलग कर रहे हैं सोलर या विंड एनर्जी का इस्तेमाल करके, तो हमने पोल्यूशन नहीं फैलाया, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन हो गया। और अगर हमने इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल को अलग करने के लिए कोल का इस्तेमाल किया, नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया इस हाइड्रोजन को अलग करने के लिए, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन नहीं रह गया। तो मतलब ये है कि हाइड्रोजन अपने आप में एनवायरमेंट बचाने वाला फ्यूल नहीं है। वो एनवायरमेंट बचाएगा कि नहीं बचाएगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने उसे बनाया कैसे है। तो ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन फ्यूल है जिसे हम तैयार करते हैं सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल करके। हम इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं पानी में से हाइड्रोजन को अलग करके एनर्जी की तरह इस्तेमाल करने में, और इस पूरी प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। बाई प्रोडक्ट भी नुकसानदेह नहीं होते, पानी या वाटर वेपर ही निकलते हैं। इसके बाद उसी का इस्तेमाल करके हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल बनाते हैं जो हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकता है, और इसका इस्तेमाल हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में कर सकते हैं। क्या यहां पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है? बिल्कुल। हाइड्रोजन एनरिच्ड सीएनजी गैस के ऊपर यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछा। 4 स्टेटमेंट आपके पास हैं। पहला कि मेन एडवांटेज तो ये है HCNG का कि एक कार्बन मोनोडाइऑक्साइड ऑक्साइड के एमिशन को एलिमिनेट कर देगा। दूसरा कि HCNG फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन एमिशन का जो फ्यूल है उसे रिड्यूस करेंगे। तीसरा कि हाइड्रोजन 1/5 वॉल्यूम तक ब्लेंड किया जा सकता है सीएनजी में एज अ फ्यूल बसेस के लिए। और चौथा कि HCNG फ्यूल को लेस एक्सपेंसिव बनाएगा कंपैरिजन टू CNG। तो यहां पे देखिए, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट है, क्योंकि ये पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं करता, केवल कम करता है, और HCNG ऑफ कोर्स अभी सस्ता नहीं हुआ है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी जो है वो इनकरेक्ट है। पहला और चौथा इनकरेक्ट है। और अब आता है हमारा लास्ट आर्टिकल, मिशन अरोमा। CSIR के डायरेक्टर जनरल ने अभी हाल ही में कहा कि वो फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए मिशन अरोमा के लिए काम कर रहे हैं। अरोमा का मतलब क्या होता है? अरोमा का मतलब होता है खुशबू। मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स जिनसे खुशबू निकलती है, जैसे कि लेवेंडर एक फूल होता है, बढ़िया खुशबू आती है। इसके अलावा एलोवेरा, मेहंदी, मेथनॉल, मिंट, मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स जिनमें खुशबू होती है और इसके अलावा उनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती है। इसीलिए इन्हें एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट्स कहा जाता है, खुशबूदार दवा वाले पौधे। हम इनको अगर उगाते हैं तो फार्मर्स को इसके ज्यादा अच्छे दाम मिल जाएंगे। तो अरोमा मिशन को शुरू किया गया था पर्पल रेवोल्यूशन की तरह JNK में। हम किसानों से कह रहे हैं कि आप ऐसे प्लांट्स को उगाइए जो खुशबूदार हैं और उनका इस्तेमाल मेडिसिनल पर्पस से किया जाता है। इससे आपको अच्छे दाम मिलेंगे और आपकी जो इनकम है वो डबल हो जाएगी। तो ये रहा हमारा आज का ये पूरा सेशन, और आज के इस सेशन में हमने ये 7 आर्टिकल डिस्कस किए हैं। गगनयान मिशन, इंटरपोल और अगमा ट्रेडिशन, झरिया मास्टर प्लान, इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑन बायोफ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल और अरोमा मिशन। अलग अलग न्यूज़पेपर से बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन रहा ये। उम्मीद करता हूं आपको इस डिस्कशन में मजा आया होगा। मिलेंगे कल के डिस्कशन में एक बार फिर से, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।